हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। हम ना पहले वो फेजेस समझ लेते हैं कि जो जो हमें जाननी है। ये मान लो आपके हार्ट का, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं आपके। एक तो आपको ये फेज जाननी है बेटा। ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो चीज जहां से स्टार्ट हो रही है फिर घूम फिर के वहीं पर आ रही है, इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो साइकिल का मतलब तो वही होता है बेटा, जो चीज जहां से स्टार्ट हो घूम फिर के वहीं पर आ जाए, उसको बोलते हैं हम, है ना, साइकिल। तो हम कार्डिक साइकिल समझना चाह रहे हैं कि कब क्या क्या होता है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा सा अलग चलेंगे। मान लो बेटा मैंने इसको नाम दे दिया प्रोटो जॉइंट डायास्टोल, ठीक है। प्रोटो जॉइंट डायास्टोल बोल दिया इसको, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का है बेटा, इसको बोल दिया हमने जॉइंट डायास्टोल, ठीक है। जॉइंट डायास्टोल। अभी बच्चे आ रहे हैं क्या? फिर एट्रियल सिस्टोल देखेंगे, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से चीज़ों को कम, एट्रियल सिस्टोल देख लेंगे और फिर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल देख लेंगे, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी इस तरीके से बताना चाहती है बेटा कि हार्ट में क्या क्या हो रहा है। ये सारी की सारी प्रोसेस ना सिर्फ 0.8 सेकंड की है। सिर्फ मैंने ये वाली बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा उठाई है, बस बस ये वाली बात, बाकी सब एनसीईआरटी में गिवन है। आपको बोलना है सर, मैंने कल भी कहा था आपको 6 बातें आपको ध्यान रखनी है, टोटल 6 बातें, है ना। देखो, अगर आपका हार्ट पंप कर रहा है तो शायद आपको कॉन्ट्रैक्शन भी समझना होगा। अगर आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो आपको रिलैक्सेशन भी समझना होगा। तो बेटा आपको 6 बातें कौन कौन सी जाननी है, ये मैंने बेटा 1 2 3 4 ये फेज बनाई है, फेज।
फेज का मतलब ड्यूरेशन। जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हो बेटा, मान लो आपका फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का है, तो उसमें क्या क्या हुआ। सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का है, उसमें क्या क्या हुआ। थर्ड लेक्चर बायो का है, उसमें क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से हमने फेज को डिवाइड कर दिया बेटा। तो सबसे पहला जो फेज है बच्चों बच्चों वो है प्रोटोजोएंट डायस्टोल फेज है, ये फेज। ठीक है। तो इसमें कुछ समय लगेगा, उस समय में क्या क्या होगा वो हमें जानना है। तो ये भी एक फेज है, ये भी एक फेज है, ये भी एक फेज है, और ये भी एक फेज है। तो ये अलग अलग फेजेस है बेटा, है ना। ये अलग अलग फेज है, फेज। समझ रहे हो बात को। तो देखो जरा, सीखते हैं। आपको बोलना है सर, जैसे आपने कल भी बताया था, हमें सभी फेज में 6 बातों का ध्यान रखना है। जैसे मान लो प्रोटोजोएंट डायस्टोल फेज है, हमें इसमें ध्यान रखना होगा कौन सा चैम्बर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा चैम्बर यहां पर रिलैक्स हो रहा है। 2 बातें तो ये होगी। तीसरी बात, ब्लड का फ्लो कहां से कहां है, ब्लड का प्रेशर कहां पर है, इंपल्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, 5 बातें हो गई है। दोबारा सुन लो ध्यान से। हम हर एक फेज में जानेंगे बेटा कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा चैम्बर रिलैक्स कर रहा है बेटा, और हार्ट के वॉल की पोजीशन क्या है। ठीक है, बात को समझना, दोबारा सुन लो ध्यान से। इस साइकिल में कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा चैम्बर रिलैक्स हो रहा है। 2 बातें ये, ब्लड का फ्लो, ब्लड का प्रेशर, इंपल्स की डायरेक्शन, और वॉल्व की पोजीशन। आओ स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोजोएंट डायस्ट्रोल में, तो देखो मैं तुम्हारा को दोबारा बताता हूँ, 6 पॉइंट दोबारा। एक तो बेटा आपको चेक करना है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड का प्रेशर, ब्लड का फ्लो, इंपल्स की डायरेक्शन, और वॉल्व की पोजीशन। ठीक है, ये 6 बातें ध्यान रखनी है बस। अब जिसका नाम ने क्या रख दिया, जॉन डैस्ट्रोल रख दिया बेटा, तो बेटा एक भी चैम्बर यहां पर, एक भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। सारे के सारे क्या कर रहे हैं बेटा, रिलैक्स कर रहे हैं। अब ब्लड के प्रेशर की बात करें बेटा, तो ब्लड ऊपर से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो ब्लड यहां पे इकट्ठा हो रहा है। प्रेशर अगर बनेगा तो बेटा वो एट्रिया में बनेगा, है ना। क्लियर। ब्लड का फ्लो, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट बोल दो, लंग्स टू हार्ट बोल दो। इंपल्स कोई अभी है नहीं, क्योंकि सब कुछ रेस्ट में है। इंपल्स कोई अभी है नहीं। वॉल्व की पोजीशन की बात अगर हम करें, मैंने 3 चैम्बर्ड हार्ट बना दिया था, सबको मैं 4 चैम्बर्ड कर देता हूं अब। ठीक है, वॉल्व की पोजीशन की बात करें तो ये वाली वॉल्व तो ओपन है, बाकी सब क्लोज है अभी। तो इस केस में बेटा ये मान लो ये ओपन है, ठीक है, बाकी सब अभी क्लोज है। यहां पर भी ओपन मिलेगी। एक ही ऐसा फेज आता है बेटा जब ये वॉल्स क्या होती है, क्लोज होती हैं। यहां पर एक क्लोज हो जाती है, देखो जरा। यहां भी ये वॉल्व ओपन है, यहां भी ये वॉल्व ओपन है, यहां भी ये वॉल्व ओपन है बेटा। सिर्फ लास्ट पॉइंट पर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तभी जाके वॉल्व क्लोज होंगी बेटा। अब यहां पर चेक करें बच्चों, देखो जरा।
यहां पर ये बेटा आपको क्लोज मिलेंगी, यहां पर भी क्लोज मिलेंगी, यहां पर भी क्लोज मिलेंगी, यहां पर भी क्लोज मिलेंगी, सिर्फ यहां पर ओपन मिलेंगी। तो बेटा मैं क्रॉस लगा रहा हूं यहां पर, इसका मतलब है क्लोज, ये क्लोज है बेटा। ये ओपन है। ठीक है, तो आपको बोलना है सर एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं आप, और ये डायग्राम को फोकस करेंगे। चार तुम्हें, एक दो तीन चार, चार तुम्हें फेज ध्यान रखने हैं बेटा, चार फेज, और 6 पॉइंट ध्यान रखना है सब जगह। आओ स्टार्ट करते हैं दोबारा से, कोशिश करते हैं इसे आज कंप्लीट करने की। बेटा देखो क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी में, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है वो हमें जानना है। ठीक है, देखो लेट अस लुक, टू बिगिन विद ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स स्टेट। तो हमारी एनसीईआरटी कहां से शुरू करना चाह रही है बेटा, हमारी एनसीईआरटी वहां से शुरू करना चाह रही है जहां पर हमारे हार्ट के सारे चैम्बर क्या है बेटा, रिलैक्स्ड है। यानी एनसीईआरटी इसको यहां से बताना चाह रही है कि हार्ट के ना तो एट्रिया ना वेंट्रिकल, किसी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, चारों के चारों रिलैक्स बैठे हैं बेटा, जॉइंट डायस्टोल। एनसीईआरटी कार्डिक साइकिल की शुरुआत इस पॉइंट से करना चाह रही है, जबकि कार्डिक साइकिल की शुरुआत इस पॉइंट से होनी चाहिए। एनसीईआरटी यहां शुरू करना चाह रही है बेटा, देखो जरा। तो यहां पर क्या बेटा, रिलैक्स स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। अभी बताया मैंने, जॉइंट का मतलब चारों, जब हार्ट के चारों चैम्बर है ना, चार चैम्बर तो है बेटा यहां पर, एक दो तीन चार, चारों चैम्बर यहां पर क्या है बेटा, रिलैक्स्ड है। एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। आप खुद देखो बेटा, ट्राइकस्पिड खुली है, बाइकस्पिड खुली है। जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड भी खुली होती है, बाइकस्पिड भी खुली होती है ना। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। इस केस में क्या होगा बेटा, ऊपर से ब्लड आ रहा है ना, यानी ये हमारी बेटा वेना कावा है, यहां से ब्लड आ रहा है। ये लंग से आने वाली वेन है, यहां से ब्लड आ रहा है। ये मान लीजिए ब्लड है हमारा, और ये ब्लड बेटा नीचे भी जा रहा है। ये तो बात लिखी है एनसीईआरटी में, पर ध्यान रखना जो नीचे जा रहा है वो कितना जा रहा है, सिर्फ 70%। और ये तो आपको क्लियर होगा ही बेटा, इस साइड वाला ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड है ना। ये वाला ब्लड कैसा होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला कैसा होता है बेटा, ऑक्सीनेटेड। तो भाई इस कंडीशन में जब आपका हार्ट का चैम्बर कुछ भी काम नहीं कर रहा, अगर मैं बिल्कुल इसको एकदम चुप कर दूं, साइलेंट कर दूं, जैसे एक फैन चल रहा है उसको बिल्कुल रोक दूं, ज्वाइंट डायस्टोल, इस फेज में बेटा आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है, आपके लंग से ब्लड आ रहा है, वो आपके वेंट्रिकल में जा रहा है। कितने परसेंट, 70% ओनली, है ना। ठीक है, ठीक है बात। द सेमिल्यूनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। अभी आपको बताया मैंने कहा बेटा जहां जहां मैं क्रॉस लगाऊंगा इसका मतलब सेमिल्यूनर वॉल्व क्या है, क्लोज। वो तो यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, सिर्फ यहां पर ओपन हुई है बस, तो वो तो क्लोज है ही, है ना। अब एस एन नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब अब एनसीईआरटी यहां तक की बात खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है। अब एनसीईआरटी इसकी बात करना चाह रही है, इसकी एट्रियल सिस्टूल की। ये वाली बात एनसीईआरटी ने खत्म कर दी। एनसीईआरटी सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही है बेटा, देखो जरा, कोई भी चैम्बर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सारे चैम्बर यहां पर रिलैक्स हैं, ये दोनों वॉल्व यहां पर ओपन है, सेमिनोनम यहां पर क्लोज है, ब्लड पीछे से बॉडी से यहां पर आ रहा है, लंग से यहां पर आ रहा है, और एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है पैसिवली, ओनली 70% जा रहा है पैसिवली। अब एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि यहां पर करंट बना, यहां पर करंट बना, एस से नोड ने करंट बनाया, और जो करंट बनेगा बेटा, वो करंट बेटा जो बनेगा वो एट्रिया में जाएगा, है ना। करंट बना, वो जाएगा एट्रिया में, क्लियर, वो एट्रिया में गया। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा,
एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, पहले आ रहा था 70% ब्लड अपने आप, अब बेटा 70 तो आ ही रहा था, अब 30% और क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। तो 70 तो पहले आ ही रहा था बेटा, 70 तो पहले आ ही रहा था, इस कॉन्ट्रैक्शन से 30% और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो ये बात एनसीईआरटी भी कहेगी, देखो जरा। तो एसएन साइनोएट्रियल नोड, जिसके पास ये ऐसी मसल है जिसके पास करंट बनाने का पोटेंशियल है बेटा, नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट द बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये दोनों बेटा एक साथ क्या होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लड नीचे आने वाला है ना, उसे क्या बोलोगे आप, एट्रियल सिस्टोल बोलोगे। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल अबाउट 30%। क्लियर? बस, यानी यहां वाली बात भी खत्म हो गई। इस काम में कितना लगा टाइम, मात्र 0.1 सेकेंड ओनली, बस। तो बेटा एनसीईआरटी ने अपने टॉपिक की शुरुआत, अभी दिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी ने अपने टॉपिक की शुरुआत यहां से की है। एनसीईआरटी कह रही है कि चारों चैम्बर कुछ नहीं कर रहे, रेस्ट में बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। बॉडी से ब्लड यहां पे आ रहा है, लंग से ब्लड यहां पे आ रहा है, यहां से आ रहा है CO2 वाला ब्लड, यहां से आ रहा है O2 वाला ब्लड, और वो ब्लड नीचे भी जा रहा है, एक्टिव नहीं जा रहा, पैसिव जा रहा है, 70% तक जा रहा है। ये दरवाजे ट्राइकस्पिड खुले हैं तभी जा रहा है, बाइकस्पिड खुले हैं तभी जा रहा है। सेविलिनर बंद है तो ब्लड ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये बंद है दरवाजे, तो 70% आ रहा है। हम 30% को भी नीचे लाना चाहते हैं, तो बेटा ऐसे नोड ने क्या किया, ऐसे नोड ने क्या किया, करंट बनाया, ऐसे नोड ने करंट बनाया, करंट बना के स्प्रेड किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, 30% ब्लड का फ्लोर बढ़ गया, बढ़ गया फ्लोर, ये एट्रियल सिस्टोल था। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, देखो जरा। द एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV and AV bundle from where is the bundle of his transmit it through the entire ventricular musculature। अब एनसीईआरटी इस पर शिफ्ट होगी, इस बात पर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर शिफ्ट होगी। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई ऐसे नोड ने अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, अब बारी है एवी नोड की, एवी नोड की, और एवी बंडल की बारी है, और राइट बंडल की बारी है, लेफ्ट बंडल की बारी है। अब करंट को वेंट्रिकल के पास भेजा जाएगा और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। वेंट्रिकल बड़े भी होते हैं, इनको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करना होता है, तो समय ज्यादा लगता है। यहां लगता है बेटा कितना, 0.3 सेकेंड, समझे बात को। तो 0.1 सेकेंड लगा इसके लिए, 3 लगा इसके लिए, तो वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। इससे क्या होगा बेटा, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इस सिस्टोल से क्या होगा बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। हार्ट ऐसे पंप करता है, देखो मेरा ऊपर वाला हाथ एट्रिया, नीचे वाला हाथ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्स बैठा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कभी भी हार्ट ऐसे पंप नहीं करता, ऐसे धक 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 धक, ऐसे नहीं करता, देखो टक 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 टक, इस तरीके से ऐसे हार्ट पंप करता है बेटा, ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो बेटा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये रिलैक्स ही कर रहे होंगे, पक्का एट्रिया रिलैक्स ही कर रहे होंगे इस टाइम, है ना। coinciding with the ventricular systole, ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve, है ना, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो। देखो एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्या बोला, यहां पर ट्राइकस्पिड खुले हैं, बाइकस्पिड खुले हैं, ये बात मेरी एक्स्ट्रा है बेटा, एनसीईआरटी ने यहां से शुरू की है, एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को यहां से शुरू किया है, मैंने यहां से फालतू बता दिया। एनसीईआरटी ने यहां शुरू किया, एनसीईआरटी का ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और बोला क्या, सेमिनल क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज, है ना, क्लियर। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, द सेमिनल वॉल्स, है ना, गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन along the blood ventricle to these vessel into the circulatory pathway। एक बात बताओ यार,
जब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ का ब्लड इसमें तो जाएगा बेटा, और यहाँ का ब्लड इसमें जाएगा, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए बेटा। तो यहाँ का ब्लड जाएगा लंग्स में, यहाँ का जाएगा बॉडी पार्ट्स में। तो बेटा इसके कॉन्ट्रैक्शन से राइट साइड का ब्लड जाता है बेटा लंग्स में, और लेफ्ट का जाता है बेटा बॉडी पार्ट्स में। राइट का लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि CO2 वाला है। लेफ्ट का बॉडी में क्यों जाता है, क्योंकि बेटा O2 वाला है ना। ये तो बात लिखी है एनसीईआरटी ने। अब देखो, द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टोल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर falls causing the closure of seminal wall which prevent the backflow of blood into the ventricles। अगर हम बात करें बेटा, अब एनसीईआरटी अब इस पॉइंट पे आई है बेटा। एनसीईआरटी ने शुरुआत इससे की थी बेटा, एनसीईआरटी की शुरुआत यहां से हुई थी। अब एनसीईआरटी लास्ट में ना इसके बारे में बताना चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर रहे हैं और दोनों दरवाजे बंद हो गए। इस पॉइंट पर आ गई एनसीईआरटी अब, है ना। ये देखो फिर क्या हुआ, देखो, एज द डिक्लाइन फर्दर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड। वही तो बात आ गई बेटा। तो एनसीईआरटी लास्ट में इस पॉइंट पर आई, और मैं कह रहा हूं कि शुरुआत यहां से होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक ने बेटा शुरुआत यहां से की थी। एनसीईआरटी बोलती है कि चारों के चारों क्या है बेटा, रिलैक्स स्टेट में है। फिर क्या हुआ बेटा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर क्या हुआ बेटा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर दोबारा से चारों रिलैक्स स्टेट में आ गए बेटा। तो एनसीईआरटी अब इस पॉइंट पे अब आई है बेटा, है ना, प्रोटो जॉइंट डायस्टोल पर। अब फिर क्या होगा बेटा, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल एट्रिया नाउ अगेन रिलैक्स्ड जॉइंट डायस्टोल। फिर इसी पॉइंट पर आ गई बेटा, सून द एसए नोड जनरेट न्यू एक्शन पोटेंशियल। और बेटा ये क्या होगा बेटा, फिर रिपीट होता रहेगा। एनसीईआरटी फिर बाद में यही बोल रही है बेटा, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कह रही है कि फिर दोबारा से काम रिपीट होता रहेगा। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आप कार्डिक साइकिल पढ़ो, आपको लग रहा होगा, सच बता रहा हूं, अगर आप ये 4 फेज दिमाग में रखते हो और ये 6 पॉइंट दिमाग में रखते हो, तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। 4 फेज कौन से बेटा, प्रोटो जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये तो होना ही होना है ना। और आपको पता होना चाहिए बेटा, जॉइंट डायस्टोल आपको कितना होता है, लगभग लगभग 0.4 सेकंड का होता है ना। तो 0.4 सेकंड ये और 0.4 ये टोटल, तो 0.8 सेकंड का आपका कार्डिक साइकिल है बेटा। ये दोनों में मर्ज करके बता रहा हूं, है ना। आपको बोलना है सर, हम जब भी कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे तो 4 फेज देखेंगे, प्रोटो जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट ध्यान रखें बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, इंपल्स, रिएक्शन, वॉल पोजीशन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिलैक्सेशन है, ब्लड प्रेशर इसके अंदर है, ब्लड का फ्लो बॉडी से और लंग से आ रहा है, इंपल्स की डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, वॉल पोजीशन दोनों ओपन है, 2 क्लोज है, 2 ओपन 2 क्लोज, बात खत्म। यहाँ पे आ जाओ अब, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिलैक्सेशन है, ब्लड प्रेशर इन दोनों के अंदर है, ब्लड का फ्लो बॉडी से आ रहा है, लंग से आ रहा है, और एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, इंपल्स नहीं है, वॉल की पोजीशन 2 ओपन है 2 क्लोज है। इस पे आ जाओ अब, कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, एट्रिया में, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। रिलैक्स कौन है, वेंट्रिकल रिलैक्स है। ब्लड का प्रेशर कहाँ पे है बेटा, एट्रिया टू वेंट्रिकुलर, है ना। ब्लड का फ्लो कहाँ पे है, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। इंपल्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, एसए नोड से पूरे के पूरे एट्रिया के ऊपर, ये इंपल्स की डायरेक्शन है। वॉल की पोजीशन क्या है, 2 ओपन है 2 क्लोज है। यहाँ पे आ जाओ अब, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, वेंट्रिकल्स में। रिलैक्स कौन है बेटा, एट्रिया। ब्लड का प्रेशर कहाँ पे है बेटा, वेंट्रिकल से जा रहा है बेटा ऊपर बॉडी पार्ट्स में ना। हाँ, इंपल्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, प्रोकिंजे फाइबर, है ना। इंपल्स, वॉल पोजीशन क्या है बेटा, 2 बंद हो गई बेटा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होगी और 2 खुल गई। तो जब ये बंद होगी बेटा तो आवाज प्रोड्यूस होगी लब की, याद रखना। जब भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होती हैं तो आवाज आती है लब की, और जब सेमिल्यूनर बंद होती है बेटा तो आवाज आती है डब की। तो यहां से आवाज आएगी बेटा लब, यहां से आएगी डब। तो ये लब है और ये डब है। आवाज हमेशा दरवाजों के बंद होने से प्रोड्यूस होती है बेटा, खुलने से कभी आवाज प्रोड्यूस नहीं होती, लब और डब, ठीक है। चलो आओ देखो, ये जो सीक्वेंस है बेटा, इवेंट हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड एंड कॉल द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसमें सिस्टोल डिस्टोल हुआ बेटा एट्रियल वेंट्रिकल का, है ना।
जैसा हमने पहले देखा बेटा, हार्ट बीट करता है बेटा 72 टाइम्स पर मिनट, दैट मैनी कार्डिक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, फ्रॉम दिस कुड बी। देखो जरा, अगर हम बात करें बच्चों, कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है बेटा वो लगता है 0.8 सेकंड का लगता है। 0.8 सेकंड में सब कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है सब कुछ? 0.8 सेकंड में बेटा देखो जरा, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बेटा, हमारा हार्ट टोटल काम कर रहा है 0.8 सेकंड, उसमें रेस्ट कितना कर रहा है? 0.4 सेकंड। अच्छा पोटेंशियल वाला काम करने के लिए, अच्छी एफिशिएंसी जैसा काम करने के लिए बेटा रेस्ट करना ही बहुत जरूरी है। सोच के देखो, टोटल समय 0.8 सेकंड, उसमें से रेस्ट कितना? 0.4 सेकंड, काम कितना? 0.4 सेकंड। एट्रिया ने थोड़ा सा टाइम लिया बस, है ना। अगर मैं पूरे साइकिल की बात अगर करता हूं बेटा, देखो, अगर मैं पूरे साइकिल की बात करूं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यस, एट्रिया ने समय कितना लिया बेटा? 0.1 सेकंड ना। वेंट्रिकल ने कितना लिया? 0.3 सेकंड, है ना। रेस्ट कितना किया बेटा इन्होंने? 0.4 सेकंड, है ना। ठीक है। और अगर मैं एट्रिया वेंट्रिकल का अलग अलग निकालू बेटा, तो 0.8 सेकंड टोटल टाइम है। अगर बात करूं बेटा एट्रिया की, सिर्फ एट्रिया की, वो काम करते हैं 0.1 सेकंड और एट्रिया रेस्ट करते हैं 0.7 सेकंड। अगर मैं काम काउंट करूं बेटा 0.8 सेकंड में से निकालूं वेंट्रिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल्स बेटा काम करते हैं कितना? 0.3 सेकंड ना। रेस्ट करते हैं कितना? 0.5 सेकंड। तो बेटा आप इससे आइडिया लगा सकते हो, रेस्टिंग वाला पार्ट इनका काफी, अगर जो जो कॉमन है, जहां पर चारों के चारों चैम्बर रेस्ट करते हैं, वो जॉइंट रेस्ट होता है, वो होता है 0.4 सेकंड का। ठीक है। और जब भी हमारा हार्ट बेटा एक साइकिल कंप्लीट करता है तो बॉडी को जो ब्लड दे देता है वो 70 ml देता है। एक साइकिल कंप्लीट करेगा, बॉडी को 70 ml ब्लड दे देगा, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं बेटा। ठीक है ना। तो बेटा ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट द अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड, कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ऐसे स्ट्रोक वॉल्यूम, ऐसे 70 ml। एक बार जब आपका हार्ट बीट करेगा बेटा, आपकी बॉडी को 70 ml ब्लड दे देगा वो। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, gives the cardiac output. Therefore, cardiac output can be defined as the volume of pumped out by each ventricle per minute. तो ध्यान रखना बच्चों, एक बार जब बीट किया तो 70 ml दिया, ऐसे 72 टाइम बीट किया तो लगभग 5040 अप्रोक्स 5 लीटर। तो दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा। आपका हार्ट जब एक बार बीट करता है, बॉडी को ब्लड देता है, उसको आप लोग बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। टक, बॉडी को दिया टक, स्ट्रोक वॉल्यूम। टक 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 टक, बॉडी को दिया, टोटल कर दिया, वो कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट बेटा 1 मिनट में होता है। कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में होता है, और एक झटके में जो बॉडी को दिया बेटा वो स्ट्रोक वॉल्यूम था। याद रखना बेटा बात, है ना। आपके हार्ट ने आपके हार्ट ने आपके हार्ट ने आपके हार्ट ने एक बारी साइकिल में, एक हार्ट बीट में आपकी बॉडी को जो ब्लड दिया वो स्ट्रोक वॉल्यूम था, 70 ml था। और 72 टाइम अगर टोटल कर दे बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दे, वो कितना था बेटा? वो था कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट में और स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। स्ट्रोक सिंगल साइकिल का है, ऐसे स्ट्रोक, ऐसे 70, ऐसे सिंगल। स्ट्रोक वॉल्यूम सिंगल साइकिल का है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, स्ट्रोक वॉल्यूम सिंगल साइकिल का 70 ml का। ध्यान रखना, कार्डिक आउटपुट ये पूरे 1 मिनट का है बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, देयर बाय कार्डिक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट्स विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। सीधी सी बात है बेटा, अगर आप भागते हो, रनिंग करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, जो भी चीजें करते हो बेटा, तो आप अपने कार्डिक आउटपुट को थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हो, थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हो, बढ़ा सकते हो चीजें को, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। जो एथलीट पर्सन होते हैं बेटा, उनका थोड़ा कार्डिक आउटपुट अच्छा भी होता है। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through the stethoscope. आपने सुना होगा बेटा, इसी को लेने के लिए लोग इसी की मतलब फोटो वगैरह लगाते हैं। स्टेथोस्कोप देखा होगा आपने, जिससे हम बेटा किसी पेशेंट की हार्ट की साउंड को सुनते हैं ना। तो जो बेटा फर्स्ट हार्ट की साउंड आती है उसको बोलते हैं बेटा लव,
वो किससे एसोसिएटेड है बेटा? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। वेयर द सेकंड हार्ट साउंड डब। मैंने आपको क्या बोला बेटा? हार्ट में जितनी भी साउंड पैदा होंगी बेटा, या चाहे वो लब हो चाहे वो डब हो, लब भी हमेशा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने से आएगी, और डब भी हमेशा बेटा, डब लब की बात करें बेटा वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से आ रही है, डब की बात करें बेटा वो सेमिनर के बंद होने से आ रही है। तो आवाज हमेशा बंद होने से आती है बेटा, ठीक है। विद द क्लोजर ऑफ द सेमिनर वॉल्स दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। सीधी सी बात है बेटा, इनसे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं बेटा कि सामने वाले का क्या एक तरीके से साइकिल पर मिनट क्या चल रहा है। तो हार्ट बीट से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो आपको बोलना है सर सीधी सी बात यह है, हमेशा हमारे दिल में जो आवाज़ आती है बेटा लब और डब, धक धक की आवाज़ नहीं आती सर, लब डब की आती है। लब की आवाज़ पहले दरवाजों के बंद होने से आती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के, और डब की आवाज़ बेटा सेमिनर वॉल्व के बंद होने से आती है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा हम ईसीजी पे। ईसीजी, ईसीजी कार्डिक साइकिल बिल्कुल मैच करते हैं बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल मैच करते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल मैच। अब सुनो, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? देखो मेन तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, यहां पे आपकी क्या था बेटा? एसए नोड। क्या था बेटा यहाँ पर? एसए नोड। यहाँ पर क्या था बेटा? एवी नोड। क्या था बेटा यहाँ पर? एवी नोड। यहाँ पर क्या है बेटा? एवी बंडल। ये क्या है बेटा? राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझने की कोशिश करो बेटा। सबसे पहले आपके हार्ट से करंट बनता है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपका हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, पहले करंट बनेगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लो मैंने कहा किसी बच्चे को बेटा, मैंने किसी बच्चे को बोला खड़े होकर डांस करो, तो मैंने बोला बच्चों खड़े होकर डांस करो, मैंने आवाज दी, तो ये मेरी इम्पल्स है, पहले मैंने इम्पल्स दी, ठीक है, बच्चा खड़ा हो गया, ये डीपोलराइजेशन है, उसने डांस किया, वो उसकी प्रोसेसिंग है। तो पहले मैसेज आता है, फिर चीजें डीपोलराइज होती हैं, फिर जाके एक्टिवेट होती हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे समझनी है बेटा। एक ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक तो मशीन होती है भाई, मशीन है ना, जिस मशीन से हम हार्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा? चेक करते हैं। तो उस मशीन का नाम क्या रखा है बेटा हमने? इलेक्ट्रोकार्डियो, यस बोलो, ग्राफ। यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा सिस्टम है, अब क्या कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है। जो रिपोर्ट आपको डॉक्टर देंगे बेटा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो मशीन, जिस मशीन से हार्ट की एक्टिविटी को देखा जाता है, हार्ट की एक्टिविटी को जज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक्टिविटी को जज किया जाता है बेटा, उस मशीन का नाम ग्राफ है। जो रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी बेटा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी, ठीक है। ओके, यू हैव प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल्स, है ना, टेलीविजन शो, ए पेशेंट हुक्ड अप मॉनिटरिंग द मशीन। उसको ना बेटा देखो, आपने देखा होगा एक पेशेंट को हमने मशीन से जुड़ा होता है, आवाज़ आती है पिप 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 की आवाज़ आती है। और आपने देखा होगा बेटा जब बंदे की डेथ हो जाती है तो आवाज़ वहाँ से क्या आती है? पी। इसका मतलब एक तरीके से हार्ट की एक्टिविटी खत्म हो गई बेटा, आवाज़ आ रही है पिप 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 पिप। ये पिप का मतलब क्या है? पिप का मतलब आपका एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गया। पिप का मतलब क्या? आपकी एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी, है ना। तो हर 0.8 सेकंड के बाद एक आवाज़ आएगी बेटा उस मशीन से, पिप 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 पिप, ये आवाज आएगी बेटा, है ना। तो अगर बेटा बंदा बिल्कुल खत्म हो गया तो आवाज क्या आएगी बेटा? पिप पिप नहीं आएगी, फिर आएगी पी, खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो देखो जरा, जो मशीन है बेटा उसका नाम क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। उसको हम किस में यूज करते हैं बेटा? अपने ग्राफिकल रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, वो बनता है हमारा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो रिपोर्ट हमें मिलती है वो बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, ठीक है। जो मशीन है बेटा उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मशीन ग्राफ है, रिपोर्ट ग्राम है, ठीक है। तो ईसीजी क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सीधी सी बात ये है, आपके दिल से जो करंट बन रहा है, आपके दिल से जो करंट बन रहा है उस करंट को हम कैच करते हैं। दोबारा सुनो ध्यान से, आपके दिल से जो करंट बन रहा है, आपके दिल से जो करंट बन रहा है, तो इलेक्ट्रिकल जो लीड होती है, आपके दिल से जो करंट बन रहा है उस, दोबारा सुन लो, आपके दिल से जो करंट बन रहा है उस करंट को बेटा कैच किया जाता है, ठीक है, लीड्स की हेल्प से। और वो करंट कैच करके बेटा ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को ईसीजी बोलते हैं। आपके दिल से जो करंट बन रहा है, आपके दिल से जो करंट बन रहा है उसको कैच करते हैं, तो लीड लगाते हैं, एक हिसाब में, एक हिसाब में, और एक लेफ्ट, आपको पता होगा एंकल में लगाते हैं, है ना। आपके दिल में
जो करंट बन रहा है उस करंट को कैच करके ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही तो ईसीजी है बेटा, है ना। तो बेटा टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, दो उसके हाथों में लगाते हैं बेटा और एक लेफ्ट एंगल में लगाते हैं, है ना, और उसको कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं बेटा, मॉनिटर करते हैं उसकी हार्ट की एक्टिविटी को, वही हमारा ईसीजी है बेटा, है ना। तो बेटा फॉर ए डिटेल्स हार्ट फंक्शनिंग मल्टीपल लीड्स, अगर बेटा मान लो बंदा जो है उसको ज़्यादा ये प्रॉब्लम बेटा हार्ट की दिक्कत है तो मल्टीपल लीड्स का यूज़ करते हैं बेटा, नॉर्मल केस में 3 लीड्स काफ़ी हैं। कुल मिला के बात है कि आपके हार्ट ने जो करंट बनाया, आपके हार्ट ने जो करंट बनाया बेटा उसको कैच करने के लिए नॉर्मली 3 लीड्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर अगर हम बेटा यस अगर हम ये जानना चाहते हैं सामने वाले के हार्ट में दिक्कत ज़्यादा, तो मल्टीपल लीड्स का हम यूज़ करके उसकी हार्ट की एक्टिविटी को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर अल्टीमेट होगा क्या, देखो जरा, ये वेव्स हैं, है ना, ये तो एक ईसीजी है बेटा, पहली वेव पी वेव, क्यू आर एस ये कॉम्प्लेक्स है, टी, मान लो 1 2 3 4 5 वेव भी बोल सकता हूँ बेटा मैं इसको, है ना। तो पहली वेव क्या बताती है बेटा, एट्रिया के बारे में, ये बताती है बेटा किसके बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में, ये बताती है बेटा किसके, रिलैक्सेशन के बारे में ना। तो पहली वेव का मतलब ये है कि आपके एट्रिया में क्या हुआ बेटा, एक तरीके से ना इंपल्स जनरेट हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा, सबसे पहले इंपल्स बनेगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, दोबारा सुन लो बेटा, पहले आपका दिल करंट बनाएगा, फिर आपके दिल में उठक पटक होगी बेटा, डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा या उसके बाद रिलैक्सेशन होगा बेटा, पहले करंट फिर डीपोलराइजेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो बेटा ये जो पी वेव बन रही है ना, पी वेव, ठीक है, ये एट्रिया के बारे में बता रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद में होगा। पी वेव कैसे बनी बेटा, पी वेव तो करंट बनने से बनी, ये कैसे बनी बेटा, करंट बनने से बनी। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इस वेव के बाद होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी इस वेव के बाद होता है। तो ये वेव जो बन रही है बेटा, ये हमारे उस मशीन में जो वेव बन रही है बेटा, ये वेव तो हमारे पोटेंशियल की वजह से बन रही है ना, पी वेव क्यू आर एस, इस तरीके से। आपने सुना होगा बेटा डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, इसे काउंट करके, है ना, डॉक्टर इसे काउंट करके सामने वाले की हार्ट की फंक्शनिंग का पता लगाते हैं बेटा, है ना। अगर मान लो 72 टाइम्स ये 1 मिनट में बन रही हैं, तो इसका मतलब सब कुछ ओके है बेटा। अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये कम बन रही है या ज्यादा बन रही है, तो कोई ना कोई दिक्कत है बेटा। तो हार्ट की एक्टिविटी तो ध्यान रखना बेटा, वैसे तो हम लोग ये चीज बनेगी बेटा, ये ना 1 मिनट में ये पूरा का पूरा डायग्राम 1 मिनट में 72 टाइम बनेगा बेटा, 72 बार बनेगा। ज्यादा बन रहा है तो भी दिक्कत, कम बन रहा है तो भी दिक्कत, ठीक है। अब सुनो, हम पी वेव को देखकर भी, पी वेव भी कितनी बनेगी 72 टाइम, ये भी कितनी बनेगी 72, ये भी कितनी बनेगी 72, सारी 72 बनती है बेटा। लेकिन डॉक्टर फिर भी कहते हैं कि आप किसको चेक करो, क्यू आर एस को, क्योंकि भाई सबसे प्रोमिनेंट है, ये सबसे मेन है बेटा, सबसे बड़ी पीक है बेटा, इसको देखना, इसको काउंट करना आसान है बेटा, ऑब्जर्व करना इजी है, ये छोटी छोटी होती है, इनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, तो इसलिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पर ही फोकस किया जाता है ना। तो बेटा देखो जरा, यहां पर पी वेव क्या बता रही है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, है ना, ऑफ द एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। देखो पी वेव क्या बता रही है बेटा, पी वेव यही बता रही है, पी वेव क्या बता रही है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। मैंने आपको क्या बोला है, वेव हमेशा करंट के बनने से बनेगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन तो बाद में होगा। वेव तो करंट से बनेगी, कॉन्ट्रैक्शन तो बाद में होगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स represent the depression of ventricles which initiate ventricular contraction and contraction starts shortly after QRS complex, right? क्लियर है बात। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, टी वेव रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, रिपोलराइजेशन को। तो बेटा देखो क्या है, सीधी सी अबाउ बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, हार्ट रेट। सीधी सी बात है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट रेट को काउंट कर सकते हैं ना। क्लियर, इसी काफी ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। अब आता है डबल सर्कुलेशन बेटा, डबल सर्कुलेशन, ये रहा आपका डबल सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या चीज है भाई, सीधी सी बात ये है,
ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है। ये बेटा आपकी बॉडी है, ठीक है। आपकी बॉडी से बेटा CO2 वाला ब्लड आपके हार्ट में गया, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। आपकी बॉडी से CO2 वाला ब्लड आपके हार्ट में गया, फिर आपकी बॉडी को अच्छे वाला ब्लड मिल गया हार्ट से, ठीक है। क्लियर? CO2 वाला ब्लड आपके हार्ट में गया, क्लियर। और फिर आपके हार्ट से आपकी बॉडी पार्ट्स को बेटा O2 वाला ब्लड मिल गया, तो एक सर्कुलेशन बन गया ना ये। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं बेटा सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक, ठीक है। ओके, यहां से ब्लड गया बेटा आपके लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास गया, लंग्स के पास कैसा ब्लड गया बेटा? CO2 वाला गया। और लंग से फिर बेटा ब्लड आपके पास अच्छा आ गया ना, इसे क्या बोला बेटा हमने? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो बेटा एक तो क्या होता है सिस्टेमिक, एक क्या होता है पल्मोनरी, दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे चेक करो बेटा, देखिए ध्यान से, है ना। तो बेटा डबल सर्कुलेशन क्या है? अगर हम सिंपल देखो यहां पे देखें, ये हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, ये क्या बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहां पर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट्स टू बॉडी पार्ट, इसे बोलते हैं क्या बेटा हम लोग? सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक प्लस पल्मोनरी, ये क्या हो गया बेटा हमारा? डबल सर्कुलेशन। क्लियर? आओ देखते हैं अब हम। कुछ लेयर्स के बारे में जानेंगे बेटा, देखो जरा। जो ब्लड होता है बेटा, ब्लड, ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। आपका ब्लड बेटा आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर तो घूम रहा है स्ट्रिक्टली। आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। आपके पास तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ये देखो जरा, एक दो तीन, ये आपकी आर्टरी है बेटा, ये आपकी बेटा कैपिलरी है बेटा, ये आपकी वेन है। एक दो तीन, आपके पास तीन ब्लड कैपिलरी होती हैं। इन्हीं ब्लड कैपिलरी में बेटा आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरी में, वेन में और कैपिलरी में। अगर हम बात करें, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम होता है। और आप कैपिलरी को देखो बेटा, वो बेचारी एक ही लेयर से बनी है। जैसे आप पपीता काटते हो, पपीता, आपके पपीते में तीन लेयर होती है बेटा, एक छिलका उतार के फेंक देते हो, एक मोटा पार्ट आप खाते हो, एक सीड वाली लेयर होती है तीसरा पार्ट, और फिर अंदर क्या होता है? उसके स्पेस होता है, उसको ल्यूमन कहते हैं। सेम ऐसा ही तो है बेटा यहाँ पर। आपको बोलना है सर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थ्री लेयर से सराउंड होती है बेटा। उसमें थ्री लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। कैपिलरी एक ऐसी लेयर है बेटा जहां पर सिर्फ सिंगल लेयर होती है ना। तो देखो, आओ देखते हैं। देखो, आर्टरी एंड वेन्स, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। इनर लाइनिंग जो सबसे अंदर की बेटा वो किसकी बनी है? स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी है, उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। मिडिल किससे बनी है बेटा? मसल से बनी है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। एक्सटर्नल किससे बनी है बेटा? फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से बनी है, उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। तो बात को समझना बेटा, जैसे पपीता याद करो, सबसे बाहर वाली एक्सटर्ना, वो क्या काम करेगी? प्रोटेक्शन। पपीता बीच वाला मोटा, मोटा किससे बना है? मसल से बना है, स्मूथ मसल से बना है। अंदर वाली क्या? बिल्कुल पतली सी लेयर है, सीड वाली। ऐसे सेम यहाँ पर आपको तीन लेयर ध्यान रखने हैं बेटा, है ना। तो अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बनाएंगे बेटा, मान लो ये आपकी, मान लो कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी कोई ब्लड वेसल है बेटा, ठीक है। इसका हमने सेक्शन कट कर दिया, ठीक है, सेक्शन कट कर दिया। तो यहां पर लेयर्स काउंट करें बेटा, तो बेटा मान लो ये बना दी मैंने एक तरीके से, मिडल लेयर बना दी, ठीक है, मिडल। ये लो, ये मैंने सबसे अंदर की लेयर बना दी एक सेल की, ठीक है। ठीक है, ये सबसे अंदर की होगी, फिर मिडल होगी, और फिर क्या होगी बेटा? एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एक्सटर्नल, ऐसे टोटल तीन लेयर होती है बेटा।
एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। अंदर वाली सिर्फ एक ही लेयर से बनी है बेटा, ठीक है, अंदर वाली सिर्फ एक ही से बनी है, मिडल में मसल्स है बेटा, फिर एक्सटर्नल है ना। ये मैंने आपको बेटा बता दिया, डबल सर्कुलेशन सारा का सारा ये वही है। मैंने आपको भी डबल सर्कुलेशन क्या बताया बेटा, देखो मैंने क्या बताया बेटा, हार्ट से बॉडी के पास अच्छा खून आ रहा है, बॉडी से गंदा खून जा रहा है, ये सिस्टेमिक है। लंग, हमारे हार्ट से बेटा लंग्स के पास गंदा जा रहा है, वापस हार्ट के पास अच्छा आ रहा है, ये पल्मोनरी है। तो देखो बेटा, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल्स एंटर बाय द, बेटा वही सिंपल सी बात है, तो हमने बता दी आपको सारी की सारी ना, ये तो हो ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं बेटा इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। अब आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपको बोलना है सर हमारा जो हार्ट है ना, हमारा जो हार्ट है नॉर्मली हमारा हार्ट अपने आप चलता है, उससे रेगुलेट करने की नीड नहीं है, उसे कौन करता है सर, एसए नोड, और कौन करता है, एवी नोड। लेकिन हाँ, हम अपने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, बस IAS, IAS, आई का मतलब बेटा इंक्रीज, ए का मतलब बेटा एड्रेनलिन, एस का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके हार्ट की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा सकता है। अगर सिंपैथेटिक बढ़ा सकता है तो घटाने वाला कौन है, पैरासिम्पैथेटिक। तो देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, नॉर्मली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, है ना। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट अपने आप ही रेगुलेट होता है, अपने आप रेगुलेट होता है, अपने आप सारे काम करता है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, अपने आप होता है सारा, ऑटो रेगुलेटेड है बेटा, ऑटो रेगुलेटेड, है ना, बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक। लेकिन स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारे यहाँ पर बेटा, हमारे ब्रेन का सबसे जो आखिरी पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां से हम सिग्नल आता है बेटा, वो मॉडरेट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है बेटा, कैन मॉडरेट द कार्डिक फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, है ना, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट। ऑन अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक जो क्या कर रहा है बेटा, वो डिक्रीज कर रहा है। बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, एक हमारा ANS का पार्ट जो बढ़ाता है, तो बढ़ाने वाला कौन है, सिंपैथेटिक, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला सिंपैथेटिक है, घटाने वाला कौन है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक। मैंने क्या बोला, एक को याद रखो बस, I मतलब इंक्रीज, A मतलब एड्रेनलिन, S मतलब सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक बढ़ाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, हार्ट बीट स्पीड अप द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, एड्रेनल मेडली हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स है बेटा, एड्रेनलिन जिनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो भी हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं ना। अब आते हैं बेटा हम लोग डिसऑर्डर पर। अगर डिसऑर्डर की बात करें बेटा, सबसे पहले डिसऑर्डर आती है हमारे पास हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बेटा आप सबको पता है, नॉर्मल जो प्रेशर है बेटा हार्ट का, सिस्टोलिक प्रेशर बेटा 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर बेटा कितना है, 80 है। अगर इससे प्लस हो जाता है उसी को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म्स फॉर द ब्लड प्रेशर दैट हायर देन नॉर्मल 120/80, है ना। अगर हम बात करें बच्चों, ये कितना हो जाता है ना, अगर कम हो जाए 120 से प्लस हो जाए बेटा, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा बेटा, देखो कितना हो गया, 140 हो गया अपॉन 90, तो ये हाई बीपी है बेटा। इससे कम हो जाए, 120 से कम हो जाए तो वो लो बीपी है। दोनों ही प्रॉब्लम है बेटा, प्रेशर हाई भी गलत है बेटा, लो भी गलत है। अगर प्रेशर हाई होगा तो बेटा हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इन पर इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी फंक्शनिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब भी हो सकती है बेटा, लिखा भी देखो यहाँ पर, है ना, लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो बेटा हाइपरटेंशन से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन और किडनी, इन पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ठीक है। उसका आता है बेटा कैड, आता है कैड। ये कैड क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आपको बोलना है सर वो ब्लड वेसल्स जो सिर्फ आपके हार्ट के लिए बनी है, ऐसी ब्लड वेसल्स जो बेटा आपके हार्ट की मसल्स को खाना वाना देती हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर उसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा फैट डिपोजिट हो जाए बेटा, है ना, उसको हमने कैड बोला है। एक वर्ड आता है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। जो लोग बेटा, आप लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते होगे, आज की जनरेशन काफी खाती है बेटा,
मान लो आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, चाउमीन खाते हो, बहुत सारा फास्ट फूड खाते हो, वो सारा का सारा गंद बेटा आपकी ना अंदर की जो ब्लड वेसल्स है उसमें जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि खाने के बाद सब कुछ ब्लड में जाना है, ठीक है। और वो अंदर की ब्लड वेसल्स चिपकना स्टार्ट हो जाता है बेटा। वो चिपक चिपक के बेटा क्या करता है, ब्लड वेसल्स का ल्यूमन नैरो कर देता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी की दिक्कत आने लगती है बेटा बहुत ज़्यादा। और हमारी जो ब्लड वेसल्स है बेटा वो हार्ड हो जाती है ना। उस सिचुएशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर ये डिपोजिशन बेटा बॉडी के पार्ट को छोड़कर किसी और ब्लड वेसल में हुआ है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथ्रियो मतलब आर्टरी, स्क्लेरा मतलब बेटा हार्ट। तो आपको बोलना है सर, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो सर उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर काफ़ी सारा फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, ये सब इकट्ठा हो जाता है। इससे ना उसकी आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो जाता है, उससे बीपी की दिक्कत आती है। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाकी बॉडी कहीं वेसल्स में हो तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हार्ट वाली में हो तो उसको बोलते हैं हम कैड, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या है बेटा, रेफर टू एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इट कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, एंजाइना। कभी कभी आपको भी होगा बेटा, कभी कभी आपको भी होगा, आपके इस पार्ट में ना आपको एकदम से पेन हुआ होगा, है ना, पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम से दर्द हुआ बेटा, फिर ठीक हो गया। चेस्ट वाले जन बेटा एकदम से दर्द हुआ, वो दर्द क्यों हुआ, क्योंकि आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, इससे दर्द हुआ एकदम से, उसको बोला हमने एंजाइना। इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं बेटा, इस सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन ना, जब बेटा नॉट इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन एनी एज बट मोर कॉमन इन मिडल एज, है ना। तो बेटा मिडिल एज में काफी कॉमन है ये, है ना। सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी हार्ट की मसल को एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिली तो उसमें पेन होगा, उस पेन को बोला हमने एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, राइट। हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक अलग चीज है बेटा, हार्ट अटैक एक अलग चीज है, और कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है, ठीक है। सुनना ध्यान से जरा, आपके हार्ट को बोला गया कि आपको एक बार जब बीट करोगे तो 70 ml ब्लड देना है, तो 70 उसका क्राइटेरिया सेट कर दिया। जैसे आपको पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, उससे कम आएंगे तो आप फेल हो जाओगे, आपके 30% मार्क्स है तो आप फेल हो गए। तो ऐसे बेटा हार्ट को बोला गया कि आपको 70 ml ब्लड बॉडी को देना है, तो अगर वो 70 से कम दे रहा है तो वो फेल हो गया, वो हार्ट फेलियर है, वो हार्ट फेलियर है बेटा। अटैक क्या होता है, अटैक, अटैक का मतलब बेटा देखो जरा, मान लो मैं बाहर से खड़ा होके, तुम्हारे क्लासरूम के बाहर से खड़ा होके आपके ऊपर कुछ फेंक रहा हूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं फेंक रहा हूं कि वो सबको लगेगा ही लगेगा, क्या पता बच भी जाए लोग, है ना। अटैक का मतलब होता है बेटा हमला। तो बेटा हार्ट की मसल्स पर अटैक होना, यानी हार्ट की कुछ मसल्स का सडनली डैमेज हो जाना बेटा। अगर किसी इंसान के हार्ट की मसल एकदम से, कुछ मसल अचानक से डैमेज हो जाती हैं, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक का मतलब मौत नहीं होता बेटा, हार्ट अटैक का मतलब मौत नहीं होता, है ना। हार्ट फेलियर के बाद, है ना, हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट से मौत हो सकती है। तो बात को समझने की कोशिश करो बेटा, हार्ट फेल एक अलग चीज है, हार्ट फेल एक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है, और हार्ट अटैक एक अलग चीज है। अटैक का मतलब तो यह कि हार्ट की कुछ कुछ मसल्स डैमेज हो गई, बस वो अटैक है। अटैक को सीरियस मत मानना ज्यादा। फेल का मतलब है कि बॉडी को 70 ml ब्लड देना था, वो 70 दे नहीं पाया। अब 70 दे नहीं पाया तो बेटा वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वो लंग्स में जाना स्टार्ट कर देगा, लंग्स में खून भर जाएगा, तो डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी का हार्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा, एकदम से स्टॉप हो गया, बीटिंग बंद होगी, वो कार्डियक अरेस्ट है। तो कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है, हार्ट फेलियर एक अलग चीज है, अटैक एक अलग चीज है। अटैक होता है थोड़े से टिश्यू का डैमेज होना, है ना। आओ देखते हैं। Heart failure means the state of heart when the not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. तो हार्ट फेलियर ये कंडीशन है। इट्स समटाइम्स कॉल्ड द congestive हार्ट फेलियर। मतलब अगर बेटा हार्ट को पंप करना था 70 ml ब्लड, वो कर नहीं पाया, तो वो हार्ट में ही रहेगा, वो बैक फ्लो करेगा, वो लंग से भर जाएगा, है ना। वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, हार्ट फेलियर नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बेटा, देखो, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बीटिंग करना ही बंद कर दिया भाई, सीधी सी बात ये है,
उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्डिक अरेस्ट। एक होता है हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर आपके हार्ट की मसल्स को, और मेरी बात एक ध्यान से सुनना बेटा, छोटे मोटे अटैक तो आपके पास भी चलते रहते हैं। आप जो गंदा खाना पीना खाते हो ना बेटा, आपको हर रोज क्या पता थोड़ा थोड़ा अटैक हो रहा है बेटा, आपके हार्ट की मसल्स पे अटैक हो रहा है। एक दिन फिर ऐसा आएगा बेटा, आपका हार्ट बिल्कुल जवाब दे देगा, वो काम नहीं करेगा। तो अटैक चलते रहते हैं, माइनर अटैक चलते रहते हैं बेटा, सबके चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। जिसका खाना पीना अच्छा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका खाना पीना अच्छा नहीं है तो वही बात दिमाग में डाल ले बेटा, उसके माइनर अटैक चल रहे हैं अंदर अंदर। एक दिन ऐसा आएगा बेटा, एक दिन बहुत मेजर अटैक आएगा और फिर वो दुनिया से अलविदा हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये हमारा था बेटा। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात हो रहेगी बेटा, अब छोटी सी बात ये रहेगी बेटा, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन रह गया बस, ये वाली चीज, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन रह गया। बाकी हमारा चैप्टर हो गया बेटा। आप भी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा फास्ट मैंने कराया है ना, क्योंकि आप लोग एडवांस लेवल के बच्चे हो, आपको सब कुछ आता है ना, आप कुछ पूछते ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने फास्ट करा दिया बेटा। ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ये हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है बेटा, देखो जरा, मान लो ये आपका फूड पाइप, ये आपका स्टमक, ये आपकी इंटेस्टाइन। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपको अपना ब्लड देना है हार्ट को, यानी इंटेस्टाइन को बोला गया कि आपको अपना ब्लड हार्ट को देना है। ठीक है। इंटेस्टाइन ने बोला कि मैं हार्ट को तो दे दूंगी पर डायरेक्ट नहीं दूंगी। इंटेस्टाइन को बोला गया कि आपको जो भी आपका ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, आपको सीधा हार्ट को देना है। बोलते हैं मैं दे तो दूंगी पर डायरेक्ट नहीं दूंगी, मैं दूंगी वाया लीवर। तो इंटेस्ट ने बोलते कि मैं दूंगी लीवर को, लीवर देगा हार्ट को। तो बीच में लीवर आ गया बेटा। तो लीवर आने की वजह से इसको एक स्पेशल सर्कुलेशन का नाम दिया गया बेटा, इसको बोलते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मतलब लीवर के लिए होता है। इसका फायदा भी है बेटा काफी ज्यादा। फायदा क्या है, आप लोग जो भी कुछ खाते पीते हो बेटा, आपका जो न्यूट्रिशन है बेटा, न्यूट्रिएंट्स है बेटा, वो सबसे पहले लीवर के पास जाएंगे। अगर आपके खाने में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी है, वो भी पहले लीवर के पास जाएगा। कम से कम बॉडी में स्प्रेड तो नहीं होगा। कुछ गलत खा लिया बेटा, वो लीवर के पास जाएगा, लीवर उसे क्या कर देगा बेटा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो लीवर बहुत बढ़िया चीज है हमारी, लीवर एक बहुत बढ़िया चीज है बेटा। लीवर क्या करता है, हमारे गंद को, हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है बेटा। और वो सिस्टम कौन कराता है बेटा, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कराता है। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की वजह से ऐसा होता है ना। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, द हिपैटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना। तो उसी को बोलते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन। और एक अलग से सर्कुलेशन होता है बेटा हार्ट के लिए, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल सर्कुलेशन तो है ही, हार्ट का अपना खुद का है, उसको कोरोनरी बोलते हैं। ये लीवर वाला बेटा खुद है, इसको हिपैटिक बोलते हैं। तो बाकी तो सर्कुलेशन वैसा ही है नॉर्मल, लेकिन हिपैटिक और कोरोनरी आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों, ये हमने कर लिया कंप्लीट, कोई डाउट? मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मुझे सोचना था, मैंने सोचा था कि आज ट्राई करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा बेटा। एक बात और भी चलो सीख लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी नोटिस किया बेटा, जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स वो कैसी होती है बेटा, सुपरफिशियल होती है। डॉक्टर इंजेक्शन तुरंत लगाया था उनके अंदर। आर्टरी बेटा कहाँ पे होती है, डीप सिचुएटेड होती है। आर्टरी आपको हमेशा बेटा डीप सिचुएटेड मिलेंगी, वेन्स आपको बेटा क्या मिलेंगी, सुपरफिशियल मिलेंगी। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और झटके में ब्लड बाहर आ रहा है, झटके में ठक 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 करके ब्लड बाहर आ रहा है, इसका मतलब बेटा उसकी आर्टरी डैमेज हो गई। अगर बेटा लो प्रेशर से ब्लड बाहर आ रहा है, इसका मतलब बेटा वेन डैमेज हुई है। तो वेन और आर्टरी अगर बात करें बेटा, दोनों में से कौन डैमेज हुआ है वो डिपेंड करता है ना। तो हमने बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बेटा, उस क्लास के अंदर हम बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद आपका एक्सक्रीशन के बाद फिर आपका लोकोमोशन स्टार्ट होगा, फिर आपका हार्मोनल चैप्टर स्टार्ट होगा, और फिर आपका बेटा न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट होगा, है ना। तो ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर और बचे हैं, वो हमें करने हैं स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा सा ना हमें टाइम को भी देखना है, उसको लेके मैं थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट, तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको जो भी डाउट हो बेटा आप डाउट पूछा करो, थोड़ा सा फिर और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, है ना। ऐसे तो ठीक है, हम करा देंगे, वो तो हमारा रिवीजन होगा ना बेटा। आपका रिवीजन कब होगा, जब आप डाउट्स लोगे, वो आप प्रिपेयर करके आया करो। ठीक है, इनिशियली तो आपने काफ़ी कनेक्टिविटी करी, पर अब पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब रहते हो तुम, है ना। तो यहाँ तक आपको करना है बेटा। आज हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे बेटा हम आगे 2 या 3 क्लास के अंदर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे उसे भी खत्म। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।